ये कहानी है मगध की। यह वो समय था जब प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव की चरम सीमा पर था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से लेकर गंगा के विशाल मैदानों, उत्तर में हिमालय की पहाड़ियों और दक्षिण की ओर दक्कन के क्षेत्रों तक नंदों का परचम लहरा रहा था। चारों दिशाओं में फैली हुई फौजें, ऊंचे किलों से घिरे शहर, सोने चांदी से भरे खजाने और गंगा किनारे बसे समृद्ध नगर इस साम्राज्य की ताकत और धन संपदा का प्रमाण थे। इस महाशक्तिशाली साम्राज्य पर शासन कर रहा था नंद वंश, जिसे महापद्म नंद ने खड़ा किया था और जिसे आगे बढ़ाते बढ़ाते यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक शक्ति केंद्र बन चुका था। नंदों ने दूर दूर तक के राज्यों, कुरु, पंचाल, काशी, कालीन और अवंती जैसे क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था और एक केंद्रीकृत प्रशासन तथा संगठित कर प्रणाली के सहारे अपार धन इकट्ठा कर लिया था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छुपा था आम लोगों पर करों का भारी बोझ। नमक, अनाज, पशु, यहां तक कि रोजमर्रा की चीजों पर भी टैक्स लगाया जाता था ताकि राजकोष सोने चांदी से भरा रहे। किसान, व्यापारी और साधारण नागरिक साल दर साल बढ़ते करों और कठोर वसूली से त्रस्त थे। साम्राज्य बाहर से जितना मजबूत दिखता था, भीतर से उतना ही आक्रोश और असंतोष से भरता जा रहा था। इसी नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, जो अपार धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उतना ही अपने कठोर और घमंडी स्वभाव के लिए कुख्यात भी। धनानंद के बारे में अनेक परंपराएं बताती हैं कि वो प्रजा के दुख दर्द से दूर, अपने खजानों और विलासिता में डूबा रहने वाला शासक था, जिसकी नजर में प्रजा सिर्फ कर देने वाली चीज थी, न कि जिम्मेदारी। कहा जाता है कि धनानंद अपने धन और शक्ति पर इतना घमंडी था कि विद्वानों, ब्राह्मणों और दूतों तक के साथ अपमानजनक व्यवहार कर बैठता था। जो भी उसके सामने सच बोलता, वो उसे दरबार से अपमानित करके निकाल देता। ऐसे ही एक प्रसंग में एक विद्वान को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की घटना ने ये संदेश पूरे मगध में फैला दिया कि राजा अब सलाह, धर्म और न्याय से ज्यादा अपने अभिमान का गुलाम बन चुका है। धनानंद ने अपने अपार निजी खजाने को भरने के लिए करों को और कड़ा कर दिया। खेतों की उपज, व्यापार, खनिज, यहां तक कि जंगल से लाए गए लकड़ी और पत्थरों पर भी भारी कर वसूला जाता था। कर न देने वालों पर सैनिकों की कड़ी कार्रवाई होती, उनकी जमीनें छीन ली जाती, घरों और दुकानों की जब्ती तक की नौबत आ जाती, जिससे आम जनता के मन में राजा के लिए भय के साथ साथ गहरा रोष भी पनपने लगा। धीरे धीरे मगध की प्रजा के लिए नंद साम्राज्य किसी सुरक्षा कवच से अधिक एक भारी जंजीर जैसा महसूस होने लगा। लोग खुले में कुछ नहीं कहते, लेकिन घरों और चौपालों पर राजा के खिलाफ दबे स्वर में बातें होने लगी। यूनानी और भारतीय विवरणों में धनानंद को ऐसा शासक बताया गया। उसकी प्रजा घृणा और डर की नजर से देखती थी, क्योंकि वो सामान्य श्रेणी से आया हुआ होने के बावजूद अत्याचारी और अनियंत्रित शासक बन बैठा था। लोग कानाफूसी करने लगे, वे अपनी और अपने बच्चों की चिंता करने लगे। लोग इस शासन से तंग आने लगे थे। लोग छुप छुप कर मिलने लगे। फिर भी बाहरी दुनिया की नजर में नंद साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था। विशाल पैदल सेना, घुड़सवार, युद्ध रथ और हजारों हाथियों से सुसज्जित सेना ने इसे विदेशी आक्रमणकारियों के लिए डरावना बना दिया था। यह वही समय था जब पश्चिम से सिकंदर जैसा विजेता भी नंदों की विशाल सेना की चर्चा सुनकर आगे बढ़ने से हिचकने लगा, जिससे मगध की सैन्य शक्ति की धाक दूर दूर तक महसूस की जाती थी। लेकिन जितना मजबूत यह साम्राज्य बाहर से दिखता था, उतना ही भीतर से कमजोर हो चुका था। ऊंचे करों, भय और अत्याचार ने प्रजा और राजकुल के बीच की दूरी को गहरी खाई में बदल दिया था। प्रशासन कागजों में व्यवस्थित दिखता था, पर वास्तव में वो भ्रष्टाचार, पक्षपात और राजा के डर पर टिका हुआ तंत्र बन चुका था, जहां न्याय और धर्म की आवाज धीमे धीमे दबती जा रही थी। इसी पृष्ठभूमि में मगध और नंद साम्राज्य की कहानी अगले बड़े अध्याय की ओर बढ़ती है, जहां प्रजा का असंतोष, विद्वानों की उपेक्षा और धनानंद का अहंकार मिलकर
एक ऐसे परिवर्तन की नींव रखते हैं जो इतिहास की दिशा ही बदल देता है। नंदों के इस विशाल लेकिन अलोकप्रिय शासन के अंत और एक नए युग की शुरुआत की कहानी चाणक्य और चंद्रगुप्त की उभरती छवि के साथ आगे के अध्यायों में सामने आती है। धन्यवाद। अगले एपिसोड की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके मुझे बताएं।